फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली हुआ क्या, सर्टेन इंसिडेंट रेडिएशंस ऑन मेटल सरफेस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक करंट which depends only on the quality of radiation, और या फिर मैं इसको लिख देता हूं the type of radiation, not the intensity. ओके इसका ये कहना था कि एक ऐसी चीज है जो कि प्रोड्यूस कर पा रही है एक इलेक्ट्रॉनिक करंट को प्रोड्यूस कर पा रही है कुछ रेडिएशंस, और वो जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करेगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लाइट की इंटेंसिटी क्या थी। ओके तो ये जो चीजें उसने बोली ये अपने आप में शुरुआती दौर पर अनएक्सप्लेन्ड थी, है ना, दे वर टोटली अनएक्सप्लेन्ड। इसके अंदर कुछ जो अनएक्सप्लेन्ड फीचर्स थे वो फीचर्स ये थे कि सर्टन रेडिएशंस even if present in extreme intensity cannot still produce current। यानी कि मान लो उसने बोला कि अगर कोई रेडिएशन एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम है तो चाहे वो कई घंटों तक लगाए रखें उसको, बहुत इंटेंस लाइट भी कर दें, तब भी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। ओके ये एक चीज उसने ऑब्जर्व की। दूसरा ये किया कि जो करंट का प्रोडक्शन था, द करंट प्रोडक्शन वाज ऑलमोस्ट immediate as soon as the light was incident। यानी कि कोई लैग नहीं है। आदित्य फाटक, बिवेयर ऑफ दिस वर्ड स्पॉन्टेनियस, बहुत खतरनाक वर्ड है स्पॉन्टेनियस, है ना। जो तुम्हारे मन में आया है कि जल्दी होना इज स्पॉन्टेनियस, ये एक बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है जो कि 3-4 महीने बाद पता चलेगी अपने को। सो नेवर यूज द वर्ड स्पॉन्टेनियस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ समथिंग। ओके यहां पर उसने बोला कि लाइट गिरते ही प्रोडक्शन ऑफ करंट वाज इमीडिएट। इमीडिएट मतलब कि देयर वाज नो लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द लाइट एंड द इजेक्शन ऑफ करंट। वो दोनों चीजें ऑलमोस्ट एक साथ हुई। ये दोनों ही बातें अनएक्सप्लेन्ड थी। इनफैक्ट पूरा का पूरा ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इतना पता चल रहा है कि यार कोई चीज हो तो रही है लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक की थ्योरी में क्लासिकल फिजिक्स वहां पर चल रही थी। अभी तक सब कुछ क्लासिकल फिजिक्स के दम पर चल रहा था, और क्लासिकल फिजिक्स के पास में कोई भी आंसर नहीं था। ओके कहीं ना कहीं लाइट एज वेव कुड नॉट एक्सप्लेन। लाइट को अगर मैं वेव मानकर चल रहा हूं तो मैं इनमें से किसी भी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है और जैसे ही अब ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है और इसका एक्सप्लेनेशन एज अ वेव फेल होने लग गया है, तो लाइट एज अ पार्टिकल के बारे में जो प्रपोजल्स थे वो और स्ट्रॉन्ग होने लगे। ओके एंड दैट्स वेयर आइंस्टाइन केम इनटू पिक्चर, एंड उसने आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया, जहां पर फोटो का मतलब था फोटोन और लाइट, और इलेक्ट्रिक स्टैंड्स फॉर जो इलेक्ट्रॉन उसके कारण इजेक्ट हुए। सॉरी तो बेसिकली ही वांटेड टू set up a relation between the light and the electrons। ओके तो इसने अपना इस phenomenon को क्या बोला, a phenomenon by या in which electrons are ejected out of a metal surface
out of a metal surface when I should say when a certain electromagnetic radiation is made to incident on the metal. ठीक है, उसने बोला कि एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होगा जब आप मेटल प्लेट पर कोई रेडिएशन गिराओगे, और सबसे कॉमन इसने मेटल्स के लिए ऑब्जर्व किया, बाद में और चीजों के ऊपर भी लग गया, मेटल्स के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। और इसने ये साथ साथ बोला कि ओनली ओनली दोज रेडिएशंस which have energy greater than a certain minimum barrier will be able to eject electrons. ये जो सर्टेन मिनिमम बैरियर था, इस सर्टेन मिनिमम बैरियर का नाम वर्क फंक्शन रख दिया गया। इस बैरियर का नाम वर्क फंक्शन रख दिया गया। ओके, तो के max, that means this is the kinetic energy of ejected electron। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आख्यान जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, है ना, अभी 1 सेकंड के लिए वेट करना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, ये काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, उसने बोला कि एक रेडिएशन गिरेगी, उस रेडिएशन के गिरने से इलेक्ट्रॉन को पहले कुछ बैरियर, कुछ बंधन तोड़ने पड़ेंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के अंदर बंधा हुआ है, वो अपने उन बंधनों को तोड़ने के लिए उस एनर्जी का एक हिस्सा खर्च करवा लेगा और बची हुई एनर्जी को लेकर उड़ जाएगा। दैट मीन्स के मैक्स was defined as h nu incident minus h nu naught। h nu naught को बोला गया वर्क फंक्शन, या इसको दूसरा नाम दिया गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया कि इतनी एनर्जी मैंने गिराई थी मेटल पे, इतनी एनर्जी में से इतना पार्ट इलेक्ट्रॉन को उसकी बाउंडेशन से छुड़ाने में खर्च हो गया और बचा हुआ हिस्सा उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू h nu इंसिडेंट माइनस h nu नॉट। ठीक है, ये उसके लिए एक थ्योरेटिकल फंडा जो इसने आइंस्टाइन ने प्रपोज किया, इसको आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोला गया। और इसका के मैक्स भी याद देते विद इन फ्यू मिनट्स, तो मैं के मैक्स का लॉजिक भी समझ आने वाला। ओके, चलो, यहां पर न्यू जो है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे जो भी आप गिरा रहे हो। न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required if nu is less than nu naught, then no photo electrons ejected। इन सारे पॉइंट्स को एक बार देखते रहो। आखिर मैंने 1 मिनट का ब्रेक दिया, स्क्रीन पर सब कुछ देख लो पहले अच्छे से।
न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू नॉट मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट तो इस इक्वेशन का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये इक्वेशन आप लिखते टाइम इस इक्वेशन का आप साथ में कंडीशन लिखोगे, दिस इक्वेशन इज वैलिड व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, otherwise you cannot write this equation. Okay. बेटा मेटल मैंने इसलिए लिखा है नव्या बिकॉज मोस्टली इट वाज मेटल, मोस्टली दे वर मेटल्स, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए मेटल होना कंपलसरी नहीं है, हम मेटल के अलावा भी चीजें ले सकते हैं, बट शुरुआती टाइम में मोस्टली दे वर मेटल्स। ओके। yes, all metals will display, different metals will have different barriers, ठीक है, हर एक की अपनी मिनिमम एनर्जी डिफरेंट होगी। अब ये जो चीज थी हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में आइंस्टाइन ने ये लॉजिक दिया, उसने यहाँ पर लॉजिक दिया that was called as corpuscular theory of light. He gave that corpuscular theory of light, जो कि अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी बनी, क्योंकि इस थ्योरी के आने से पहले तक लाइट वाज कंसीडर्ड टू बी अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, और वो प्रूवन था कि लाइट एक वेव है, वो एक कंटिन्यूअस एनर्जी है, दैट वाज एक्चुअली प्रूवन। आइंस्टाइन ने यहाँ पर कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज की, जिसके अंदर उसने वही प्लैंक्स वाला क्वांटम वाला लॉजिक यूज किया और इसने पैकेट्स ऑफ लाइट की बात करनी शुरू की, जिसके लिए लोग शुरू में बहुत हंसे भी, है ना। ही वॉज रियली मॉक्ड ऑफ, जितने भी साइंस सेमिनार्स या साइंस टॉक्स थे उनमें से इसका बहुत मजाक उड़ाया कि पागल हो गया ये और इसको अब रिटायर कर देना चाहिए, बिकॉज ही इज टॉकिंग समथिंग विच इज टोटली इलॉजिकल एट दैट टाइम। ठीक है यशवर्धन, वेट करना, जो तूने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा आंसर आएगा, बट अभी नहीं, है ना। उस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी जस्ट वेट करेंगे, कुछ ही मिनट्स की और बात है। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने क्या किया, इसने बोला कि लाइट एक पैकेट के रूप में आती है और उन पैकेट्स का नाम क्वांटम रखा था प्लैंक ने। यहां पर इसने बोला दे आर कॉल्ड फोटॉन्स, बात एक ही है, वो क्वांटम बोलता था, इसने फोटॉन बोला। और उसने बोला कि हर फोटॉन के अंदर जो एनर्जी है वो इक्वल टू एच न्यू है, वेयर एच इज माय फ्रेंड्स कांस्टेंट विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। आप जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डालना चाहते हो, वॉयलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, इंफ्रारेड, जो भी आपकी रेडिएशन आप डालो, उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है इनटू एच, that will be the energy of one particle, which I am saying as photon. And he's proposing that light has particle nature also. ये अपने आप में उस जमाने का एक मजाक था, है ना। अगर उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह होता तो लोग इसके ऊपर मीम्स बना रहे होते। ठीक है, तो द थिंग वाज जब उसने ये बोला तब लोगों को बहुत अजीब लगा कि क्या पागल हो गया ये, सब कुछ जो है वो वेव की फॉर्म में प्रूवन है, इतने टेस्ट हो चुके हैं, इतनी सारी ऑप्टिक्स डेवलप हो चुकी है, एक कंप्लीट साइंस का पार्ट है ऑप्टिक्स, एंड एवरीवेयर इट हैज बीन प्रूवन दैट इट्स अ वेव, एंड नाउ ही इज सेइंग दैट कुछ अलग चीज है। तो इसने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ पार्टिकल है, बट आई एम सेइंग दैट लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है, एंड आई विल एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, और कुछ सालों बाद आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर लेना कि मेरी बात सच है। ओके, ही सेड कि light is made up of photons, every photon is carrying h nu, and the total light that you are only seeing a cluster of infinite number of photons carrying h nu energy each. okay, जब इसने इस चीज को प्रपोज किया तो इसने डेफिनेटली प्लैंक के ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर उसके क्वांटाइजेशन वाले कंसेप्ट को यूज भी कर लिया। अब इसने यहां पर एक प्रिंसिपल बोला, ऑल और नन। अब यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चंस ऐड होने शुरू होते हैं। ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं और वो सिचुएशन साइंस से अलग है,
सिचुएशन ये है कि एक ट्री पर कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ आम लटके हुए हैं लेटर से, ठीक है, डोंट गो फॉर द ड्राइंग पार्ट, और आपके पास कुछ पत्थर है, ठीक है, पत्थर की एनर्जी 10 यूनिट्स ईच है, हर पत्थर 10-10 यूनिट का है, और आम को तोड़ने के लिए 20 यूनिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। 10 यूनिट वाले पत्थर ए नाम के आदमी के पास है, 5 यूनिट्स ईच वाले पत्थर जो हैं वो बी आदमी के पास है, और 2 यूनिट्स ईच वाले सी आदमी के पास है। कौन सा आदमी सबसे इजीली आम को तोड़ सकता है? गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। प्राइवेट में मैसेज देना, बोलने से पहले सबने आंसर देना शुरू कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, दैट्स गुड, दैट्स गुड। कोई भी डिफरेंट आंसर नहीं है, पूरी क्लास एक जैसा सोच रही है, ठीक है। अच्छा, एक ने बोला सी, आदित्य अग्रवाल, विल यू एक्सप्लेन आदित्य अग्रवाल व्हाई सी? सर कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। तो मैंने 2 इसलिए बोला क्योंकि मेरे ख्याल से 2 वाले स्टोन्स को फेंकना इजी होगा। नहीं, तुमने टू इसलिए बोला बिकॉज पूरी क्लास ए बोल रही है, तो लेट्स बी डिफरेंट। नहीं सर, दैट वाज माय लॉजिक कि 2 वाले को फेंकना या 10 वाले को फेंकना, मैंने ऐसा थोड़ा बोला कि 10 यूनिट क्या है, हो सकता है 10 मिली न्यूटन हो, क्या प्रॉब्लम? 10 वाला भी बहुत आसान हो सकता है, इट्स नॉट अ गुड आंसर। चलो, ए वाले सबके सब लोग, पूरी की पूरी क्लास ए के वाले लोग जो है वो सब के सब गलत है, सबका आंसर गलत है, नो वन इज करेक्ट। अब अपना आंसर कोई चेंज करना चाहेगा? कैन सी हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना अच्छा निशाना लगाते हो। आपके पास 30 सेकेंड्स है, इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर। मैंने ए को गलत बोल दिया है, यू आर लेफ्ट विद बी एंड सी ऑप्शन नाउ। देर आर इनफाइनाइट स्टोन्स, शांतनु, इनफाइनाइट स्टोन्स है हर एक के पास में, स्टॉक खत्म नहीं होगा। Okay, now Dev wants to give answer B. Dev, can you explain your answer? And don't say Hello. that sir A और C तो गलत है इसलिए B. नहीं, sir, because there are 4 mangoes and 20 units, so if we take 5 units each. चल मैं ऐसे करता यार, और मैंगो लगा देता हूँ, मैंगो ऐसे काउंट मत कर, मैं कहा था ड्राइंग पे ध्यान मत देना। Then I don't know. Yes Karan, we use one stone at a time, हम एक एक करके ही पत्थर मार सकते हैं। You want to give the answer now? चलो, सो में सेइंग सी लग रहा है, बट इंट्यूशन है, लॉजिक नहीं है। लेट मी गिव द आंसर। तीनों में से कोई भी आम को नहीं तोड़ पाएगा, there will be none of them, कोई भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज आम को तोड़ने के लिए 20 यूनिट्स की एनर्जी चाहिए एट वन शॉट। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक टुकड़ा मारो और आम थोड़ा सा स्टोर करके रख ले और उसके बाद में वेट करे दूसरे पत्थर के लगने का। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, वीडियो गेम नहीं चल रहा। आपको या तो एक बारी में आम तोड़ने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप उसके ऊपर 10-10 यूनिट के 50 पत्थर फेंक लो, आम नहीं टूटेगा। तुम उसके ऊपर 5-5 यूनिट के हजारों पत्थर फेंक लो, आम नहीं टूटेगा। ओके, यशवर्धन, हम लोग प्रैक्टिस वो बात नहीं कर रहे हैं कि डैमेज कर रहा है, वो डैमेज जो है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रिजिड बॉडी नहीं है। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एवरीथिंग इज रिजिड, ऑल और नन, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ऑल और नन। अगर वो एनर्जी एलिजिबल है, अगर एलिजिबल है तो सारा एक्सेप्ट कर लेगा, एलिजिबल नहीं है तो कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। देयर कैन बी 1 फोटोन एट वन टाइम, आप एक टाइम पर एक ही फोटोन को हिट कर पाओगे, दो चीजें एक साथ हिट हो ही नहीं सकती हैं। देयर विल बी ओनली 1 फोटोन कोलाइडिंग एट वन टाइम, और या तो वो फोटोन एलिजिबल एनर्जी लेकर बैठा है
या नहीं लेकर बैठा है। यानी कि जब तक आपके पास लेट अस से एक आदमी 19.99 यूनिट्स का भी स्टोन ले आता है, तब भी वो आम को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि जब तक इस आम को एक ही सेट में 20 यूनिट्स का स्ट्रोक नहीं मिलेगा, तब तक ये नहीं टूटने वाला। तो अब किसी ने 20 यूनिट का पत्थर अगर फेंका, तो फेंकते ही आम यहां से कटा और नीचे गिर गया। ओके, दैट मीन्स yes, if the mango needed 1 unit, then all are correct. ठीक है? No, Advait, you cannot do simultaneous 4 stones, है ना? वो नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारा वो एक पत्थर एलिजिबल नहीं होगा, तब तक तुम 10 पत्थर या 20 पत्थर एक साथ फेंक लो, वैलिड नहीं होगा। फंडा रहेगा 20 यूनिट्स मुझे इन वन शॉट चाहिए। ठीक है? there will not be any potential build up area, just wait for few minutes। ठीक है? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने 25 यूनिट का पत्थर फेंका, क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या ऑब्जर्वेशन आना चाहिए 25 यूनिट्स पे? फॉल तो होगा, लेकिन 20 यूनिट्स और 25 यूनिट्स क्या कोई फर्क नहीं होगा कि 20 यूनिट पे भी मैंगो गिरा और 25 पे भी गिर गया? जस्ट फोकस ऑन दीज वर्ड्स, ऑल। थोड़ा दूर जाकर गिरेगा, यस अद्वैत, थोड़ा दूर जाकर गिरेगा, नॉट फॉल फास्टर। यशराज, ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है, मैंगो गिरेगा, थोड़ा आगे जाके गिरेगा, क्योंकि उसको टूटने के लिए 20 चाहिए था, आपने प्रोवाइड किया 25, तो रिमेनिंग 5 को वो क्या कर लेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। यानी कि 20 यूनिट वाले का मैंगो सीधा नीचे गिरेगा और 25 वाले का जो मैंगो है वो थोड़ा आगे प्रोजेक्टाइल मोशन लेके यहां गिरेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ, जो मैंगो के ऊपर पत्थर मारने वाला मैंने एनालॉजी दिया, एग्जैक्टली वही चीज आइंस्टाइन ने बोली कि लाइट जो है या तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी या नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर वो एक एलिजिबल फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं है, तो चाहे आप लाखों करोड़ों फोटॉन्स मार लो, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में भगवान ने एक ऑल और नन प्रिंसिपल फिट कर रखा है। या तो वो एक साथ एनर्जी लेगा अगर काम की होगी, वरना वो नहीं लेगा। यशवर्धन तोषनीवाल, अब तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास आ रहा है जो तुमने थोड़ी देर पहले डाला था, जो तुमने लिखा था कि क्या लिखा था यहाँ पे, मैं देखता हूँ उसको। हाँ, तुमने लिखा था इफ न्यू इज लेस देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल द एनर्जी बी एब्सॉर्ब्ड बट इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड? नो। अब लॉजिक समझ में आया कि अगर मान लो मुझे मेटल सरफेस पे एलिजिबल एनर्जी 100 की है, ओके, 100 इज द एलिजिबल एनर्जी, और मैंने रेडिएशन गिराई 90 की, तो मेटल पर 90 टकराया और रिजेक्ट हो गया, काम का नहीं है, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, 95 डाला, एक्सेप्ट ही नहीं किया। 100 डाला तो इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को लिया और इजेक्ट हो गया। 105 डाला तो 100 को एब्सॉर्ब किया और 5 को अपनी स्पीड बनाकर भाग लिया। ओके, सो इट इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, वो एनर्जी जो है वो मेटल को गर्म कर दे, उसके अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाए, थोड़ा सा मेटल सरफेस गर्म हो जाए, वो सारी बातें हो सकती हैं, but electron will never accept the energy which is not eligible to be accepted। ओके, अब अगर मैं मैंगो ट्री से थोड़ा सा बाहर आता हूं, क्योंकि मैंगो ट्री आप लोगों ने तो कम ही देखा होगा, कभी किसी ने, आई डोंट थिंक कि किसी का भी एक सिंगल एक्सपीरियंस भी रहा हो कि जाकर पेड़ों से फ्रूट्स तोड़ने पड़े हो। ओके, सो मे बी एक सेकेंड एनालॉजी आप में से काफी लोगों ने शायद देखी हो। सेकेंड एनालॉजी की मैं बात कर रहा हूं, जो आपका एयरपोर्ट पे आपके पास कुछ वेंडिंग मशीन्स लगी होती है। ओके, और एयरपोर्ट के वेंडिंग मशीन्स में, दैट्स गुड सोहम, तुमने किया तो बहुत अच्छी बात है ये। अब मेरे पास वेंडिंग मशीन्स लगी हैं एयरपोर्ट पे, और उन वेंडिंग मशीन्स में ऐसे एक मशीन बना दी है और उसमें ऐसे कुछ कुछ चीजें रखी हुई हैं। ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट
अ बिट ओल्ड फंक्शनिंग वेंडिंग मशीन। प्रेजेंटली तो कुछ वेंडिंग मशीन्स में अच्छे फीचर्स आ गए हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है ना 50, 20, 10 और 100, ठीक है, ऐसे 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। लेट अस से यहाँ पर जो चीजें पड़ी होंगी वो सारी चीजें ना इन्हीं वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें पड़ी होंगी। यहाँ पर कोई 25 रुपीज का आइटम पहली बात पड़ा ही नहीं होगा। ओके, अब होगा क्या, आपके पास लेट अस से ये 10 और 20 वाले फिगर्स है ही नहीं, सिर्फ 50 वाले फिगर है, 100 वाला भी नहीं है। अब एक ऐसी वेंडिंग मशीन ले आया जिसमें सिर्फ 50 वाला ही एक फीचर है कि सारे 50-50 रुपए के आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और सारे 50 रुपए के आइटम्स आप ले सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 10 यूनिट्स के 5 करेंसी नोट्स लिए और आपने मशीन में डालना शुरू किया। मशीन कोई चीज बाहर नहीं निकालेगी। आपने 10 रुपए के 15 नोट ले लिए और डालने शुरू कर दिए, मशीन कुछ बाहर नहीं निकालेगी, बिकॉज मशीन को फंक्शनिंग दी जा चुकी है कि उसे 50 रुपए का नोट ही समझ में आता है, 50 या 50 से ज्यादा रुपए ही मशीन को समझ में आते हैं। तो मशीन ने देखा कि आपने 10 रुपए का पहला नोट डाला तो मशीन ने पहला ही नोट रिजेक्ट कर दिया। वो वेट नहीं कर रहा है कि आप दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नोट डालोगे। मशीन को आपने 10 रुपए दिए, मशीन ने रिजेक्ट मार दिया। आपने 20 रुपए का नोट डाला, रिजेक्ट मार दिया, क्योंकि उस मशीन को फीड कर रखा है कि 50 रुपए या उससे ज्यादा जब तुम्हें मिले तब जाकर प्रोसीड करना शुरू करना। तुमने 50 रुपीज का नोट डाला, एक पार्टिकल बाहर आ गया। अब मशीन का एक और जादू देखोगे, मशीन को ये नहीं बोल रखा है कि तुम मल्टीप्लीकेशन करके मल्टीपल्स निकाल दो। मशीन को बोला 50 रुपए का नोट आए तो एक पार्टिकल निकाल देना। अब अगर मैं 100 रुपए का नोट डालूंगा मशीन में तो मशीन क्या करेगी, जल्दी से बताओ। मैंने 100 रुपए का नोट डाल दिया, एग्जैक्टली अरेन। अब ये क्या करेगी मशीन, आपको एक प्रोडक्ट दे देगी, एक आपका वो जो कैन था वो बाहर आ गया, प्लस 50 रुपीज आपको रिटर्न कर देगी, क्योंकि मशीन को ये बोल रखा है कि एक नोट से एक ही चीज डिलीवर करनी है, बाकी जो बच जाए वो रिटर्न कर देना। रिटर्न कर देगा मतलब उसको कुछ और बना दे। लेकिन यू कैन नॉट गिव मल्टीपल पार्टिकल्स। इसका मतलब अगर मैंने 500 रुपीज का नोट डाल दिया तब भी ये ओल्ड स्टाइल मशीन है। ओल्ड स्टाइल मतलब क्वांटम में बिलीव करने वाली मशीन है। तो ये 500 रुपए डलने के बाद भी तुम्हें एक प्रोडक्ट दे देगी और तुम्हें बोलेगी ये लो अपने 450 रुपीज वापस ले लो। आपको अगर 10 बॉटल्स मुझसे खरीदनी है तो मेरे साथ 10 बार ट्रांजैक्शन करो, एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी एन एलिजिबल ट्रांजैक्शन, वरना मैं वैलिड चीज नहीं दूंगी। यानी कि वही मैंगो वाले पर मैं वापस पहुंचा। वहां पर मैंने बोला था कि मैंगो को टूटने के लिए 20 यूनिट्स एनर्जी चाहिए। 10 यूनिट के पत्थर रिजेक्ट हो गए थे, 5 वाला रिजेक्ट हो गया, 2 वाला रिजेक्ट हो गया, 19.99 वाला रिजेक्ट होगा, 20 एक्सेप्टेड, 25 एक्सेप्टेड। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास 100 यूनिट्स का पत्थर है, 100 यूनिट स्टोन है ना, हर पत्थर के अंदर 100 यूनिट की एनर्जी है। तो 1 स्टोन कैन मेक हाउ मेनी मैंगोज फॉल। कितने आम तोड़ सकते हो एक पत्थर से? देयर विल बी वन नाउ, वन स्टोन विल बी गिविंग मी वन मैंगो। हाँ, जितना ज्यादा हाई एनर्जी का स्टोन होगा वो मैंगो उतना ही दूर जाकर गिरेगा, यानी कि बचा हुआ 80 यूनिट्स उस मैंगो की एनर्जी बन जाएगी। लेकिन एक पत्थर 2 आम नहीं तोड़ सकता। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में मुहावरा लिखने के लिए काम आता था, एक तीर से 2 निशाने। क्वांटम फिजिक्स उस चीज को फॉलो नहीं करता है, वो एक तीर से 2 निशाने नहीं लेगा। एक तीर एक ही निशाना लगा सकता है, चाहे वो कितना भी एनर्जेटिक तीर क्यों ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? आप एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन कितना भी एनर्जेटिक क्यों ना हो। दैट इज द रीजन अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी कि एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ाते गए, क्या उससे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पे फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और अगर फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है और इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, आई रिपीट, फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है, विल देयर बी एनी इजेक्शन? नो, देयर विल बी नो इजेक्शन। एंड तीसरी कंडीशन, sorry, frequency is eligible for the ejection and now you are increasing the intensity. अब क्या होगा? frequency is eligible and again you are increasing the intensity. No, there will not be increase in kinetic energy, there will be increase in the number of electrons ejected. Getting my point? अब देखो, ध्यान से लिखना शुरू करते हैं। मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। अभी के ई मैक्स भी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है? केस नंबर 1, इफ न्यू लेस देन न्यू नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक है? अभी सेटअप दिखाता हूं मैं इसका। सिद्धार्थ शर्मा, हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिसकी तुम बात कर रहे हो, व्हाई कैंट एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब मोर देन वन फोटोन एट अ टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो कोलिजन है, ठीक है, हम जो कोलिजन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट इनटू द फिजिकल वर्ल्ड या फिजिकल मैक्रो लेवल पर चीजें नहीं है, वो माइक्रो या फिर सब एटॉमिक से भी नीचे की चीजों की बात कर रहे हैं। ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्क्रीशन थिंग, वो डिस्क्रीशन थिंग मैं अभी इंटेंसिटी की फॉर्म में प्रपोज करके दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वन फोटॉन इज हिटिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हम लोग जो ट्राई पार्टिकल कोलिजन की बात करेंगे, मतलब 3 पार्टिकल्स कोलाइडिंग एट वन टाइम, it has almost zero probability. We do not even discuss it anywhere. Okay, हमारे पास मैक्सिमम कोलिजन की जो हम लोग जिस लेवल पर बात कर रहे हैं, जिस लेवल पर सब एटॉमिक या क्वांटम लेवल पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर मल्टीपल चीजों का एक साथ कोलाइड हो जाना, ऑलमोस्ट 2 चीजों के कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटीज ही 6 to 7 डेसिमल्स में जाती है। तो तीसरे का कोलाइड हो जाना इज इम्पॉसिबल। ओके, जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की बात कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे, इतनी हाई स्पीड पे पार्टिकल आ रहा है, कई सालों बाद एक सक्सेसफुल कोलिजन करवा पाते हैं, कई सालों में एक। तो सोचो, 2 पार्टिकल्स का हेड ऑन कोलिजन कर पाना ही कई सालों में एक बार हो पा रहा था, और अगर मैं उस चीज को सोचूं कि हाँ भाई 3 लोग एक साथ टकरा जाए, उसके तो चांस ही नहीं, ठीक है? दैट इज द रीजन। तो इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तब तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, यानी कि इंटेंसिटी चाहे बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, नो इफेक्ट, ठीक है? केस नंबर 2, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। मैंने कोई फ्रीक्वेंसी डाली और फ्रीक्वेंसी डालकर फिक्स कर दी, ठीक है, कि मैंने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी डाली जो कि न्यू नॉट से ज्यादा है और वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मैं उसके ऊपर हिट कर रहा हूं। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड will increase, number of electrons ejected will increase, but Ke max remains unchanged. क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? केस नंबर 2 को ध्यान से देखो, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड तो बढ़ जाएंगे, एनर्जी फिर भी उतनी ही रहेगी। इट्स जस्ट लाइक कि 20 यूनिट्स आम को तोड़ने के लिए चाहिए थे, मैंने 25 यूनिट के पत्थर मारे, मैंने 25 यूनिट के 5 पत्थर मारे तो 5 आम टूट गए, 10 पत्थर मारे तो 10 आम टूट गए।
50 पत्थर मारे तो 50 आम टूट गए, लेकिन हर मैंगो के अंदर काइनेटिक एनर्जी तो 5 ही रहेगी ना, क्योंकि वो 25 में से 20 खर्च कर देता है, बचा हुआ 5 जो है वो काइनेटिक एनर्जी बनाता है। दैट मीन्स जब तक मैं फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रख रहा हूं और इंटेंसिटी को बढ़ाता जा रहा हूं, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ओके, यस यशवर्धन, अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसी का केस नंबर 3 भी लिखता हूं। केस नंबर 3 है, इफ न्यू इंक्रीजेस, इफ न्यू इंक्रीजेस, और ये हमेशा ग्रेटर देन न्यू नॉट तो है ही, न्यू नॉट से बड़ा रखते हुए न्यू को इंक्रीज किया जाए, कीपिंग द इंटेंसिटी सेम। if nu is increased, keeping the intensity same. yes, electrons represent mangoes। अरे बिल्कुल सही सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉन ही हमारे मैंगो है और जो फोटॉन्स हैं वो हमारे पत्थर है। ठीक है, हम पत्थर मार रहे हैं मतलब हम फोटोन मार रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अब मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया इंटेंसिटी को सेम रखते हुए, प्रोवाइडेड दैट कि न्यू हमेशा न्यू नॉट से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, कीपिंग द इंटेंसिटी सेम, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, लेकिन उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एंड केस नंबर 4, और कोई केस बचा क्या? और कोई केस ऐसा नहीं बचा। हमने इंटेंसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन सब कुछ देख लिया। ठीक है, हाँ अद्वैत, अब इसको मैंगो की फॉर्म में ऐसे सोच लो कि मैंगो आपके पास 20 यूनिट की एनर्जी से लटके हुए थे, मतलब कि उनको तोड़ने के लिए 20 यूनिट चाहिए था, और आपने 25 यूनिट का पत्थर फेंका, आपने 50 यूनिट का पत्थर फेंका, आपने 100 यूनिट का पत्थर फेंका। 25 से भी मैंगो टूटेगा, 5 की एनर्जी से चलेगा, 50 से टूटेगा तो 25 की एनर्जी से चलेगा, और 100 से मारोगे तो 80 की एनर्जी से चलेगा, लेकिन टूटेगा एक ही आ। ठीक है, पत्थर की एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो। केस 2 में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी, केस 3 में मैंने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। बात समझ में आ रही है? ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिना किसी साइंटिफिक अपैरेटस के अभी समझ लिए। पहले इतने हिस्से के अंदर अगर किसी को दिक्कत है तो वो बताओ। अभी तक मैंने कोई साइंटिफिक बातें नहीं की हैं, ज्यादातर बातें कुछ कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में लिए। किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो वो पहले बता दो मुझे। एनालॉजीज, यू आर राइटिंग एनालॉजीज में नहीं समझ में आया? आर्य, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, यू अंडरस्टूड, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये तो हमारी बातें हुई कि एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक का रियल टाइम सिग्निफिकेंस है क्या, है ना। एंड यस आख्यान, तुम्हारी बात अब जो आई है वो उस पर भी मैं आ रहा हूं। अब जो तुमने लिखा, इफ वी कंटिन्यूअसली इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स विल द मेटल बिकम इलेक्ट्रॉनलेस, है ना। चलो, अगर मैं ये बोलूं कि इवापोरेशन से मुंबई का समुद्र खाली हो जाएगा, विल यू एग्री टू दिस? है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मेटल पे कोई 10-12 एटम्स ही थे और उनके इलेक्ट्रॉन निकल गए तो काम खत्म। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल, तो मेटल की शीट पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दे विल बी इन द पावर ऑफ 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 25, इतने कुछ एटम्स की बातें हो रही होंगी। उनमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो हमें कभी ऐसी टेंशन नहीं आएगी कि खत्म हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें इस बात की प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे मेटल के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा
वैसे वैसे हमारे साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि अब इलेक्ट्रॉन चुराना उतना ही मुश्किल होगा। अब मैं थोड़ा सा अपैरेटस आपको दिखाता हूँ, तो शायद आपको समझ में आएगा कि हम कैसे काम करने वाले हैं, है ना। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज मेटल के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ने लगेगा। ओके, चलो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे फिजिक्स में जाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगली कुछ क्लासेस तक मुझे फिजिक्स का टीचर बन के पढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद में वी विल कम बैक टू केमिस्ट्री। जैसे मैंने इसका एक सेटअप लिया, यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ से मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा। ओके, the negative plate and the positive plate. This is my metal surface. Okay, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मेटलिक शीट की फॉर्म में बनाता हूँ। This is my metal surface. और यहाँ हम बोलते हैं कलेक्टर सर्किट। ओके, ये कलेक्टर सर्किट या फिर मेरा रिसीवर होता है। ठीक है, कलेक्टर सर्किट और द रिसीवर। और हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ एक एमीटर वगैरह टाइप कुछ चीज लगा दी है। नहीं, अरे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इसके ऊपर काम नहीं करता है ना। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर हैज अ टोटली डिफरेंट फंक्शन। हाँ, हम हेड्रॉन कोलाइडर का जिक्र शायद अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं समय बचा पाया तो आई विल शो यू द बेसिक आइडिया बिहाइंड द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ठीक है, अगर मैं समय बचा पाया तो। ठीक है, लेफ्ट वायर पे ये जो है, दिस इज माय सम काइंड ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर, जो कि मैं करंट मेजर करने के लिए लगा रहा हूँ। सो आई विल राइट इट एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। ओके, इसको मैंने करंट मेजरमेंट के लिए रखा है। नाउ जो चीज होने वाली है वो क्या है, मैं इधर से कुछ रेडिएशंस इस मेटल सरफेस पर गिराऊंगा। ठीक है, मेटल सरफेस पे रेडिएशन गिरी और कलेक्टर सर्किट में अकॉर्डिंगली एक करंट देखा गया। ओके, यानी कि अगर ये रेडिएशन एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट की निकली, तो यहां पर इधर जैसे ही लाइट गिरी इतने में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण सर्किट में, यानी कि जो कलेक्टर सर्किट था उसमें करंट देखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस करंट को प्रोड्यूस करने में कोई, मैंने बाहर से तो कोई करंट का सोर्स दिया नहीं था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए इन्होंने उस करंट को प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये दोनों काम, यानी कि लाइट का गिरना और कलेक्टर सर्किट में करंट का नोट होना, या इधर यहां डिफ्लेक्शन का दिखना, ये डिफ्लेक्शन बिल्कुल इमीडिएट था। यस, फोटो इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ड्यू टू फोटॉन्स। तो हुआ क्या कि इधर से लाइट का चलना और इधर इस मेजरिंग डिवाइस के अंदर डिफ्लेक्शन का दिखना, ये दोनों इमीडिएट थे। ऐसा नहीं था कि लाइट डालते हुए 10 मिनट हो गए हैं तब जाके डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अगर लाइट एलिजिबल है तो इधर लाइट गिरी और इधर डिफ्लेक्शन दिखा, लाइट गिरी डिफ्लेक्शन दिखा। इसका मतलब देयर इज नो लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो लाइट एलिजिबल है। और अगर वो लाइट एलिजिबल नहीं थी तो चाहे 4 घंटे तक उस बल्ब को ऑन करके रखो, तुम्हारे पास यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ओके, यानी कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हर्ट्ज का था वो आपको देखने को मिल रहा है। लाइट गिरी और लाइट अगर एलिजिबल है तो इमीडिएट डिफ्लेक्शन, और लाइट एलिजिबल नहीं है तो जितनी देर तक भी गिरा लो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। दूसरी चीज, मैंने न्यू को इंक्रीज करना शुरू किया।
मैंने न्यू को इंक्रीज करना शुरू किया. यस, दैट वाज इंस्टेंटेनियस आख्यान. अब मैंने क्या किया, न्यू को इंक्रीज किया. न्यू को इंक्रीज कैसे किया, लेट अस से मैंने जो लाइट थी, मैंने जो लाइट का सोर्स लगाया वो सोर्स ऐसा था जो कि 100 फोटॉन्स पर सेकंड एमिट करता था. मैंने एक ऐसा बल्ब लगा दिया जो 100 फोटॉन्स पर सेकंड एमिट करता है, चाहे वो 100 फोटॉन्स किसी भी रेडिएशन के हो. यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक बार उसे बोला कि भाई तू 100 फोटॉन्स वॉयलेट एमिट कर, फिर तू 100 फोटॉन्स ब्लू एमिट करना, फिर तू 100 फोटॉन्स ग्रीन के एमिट करना. एंड लेट अस अज्यूम कि ऑल आर एलिजिबल, है ना, तीनों लाइट्स एलिजिबल है. हमने ऐसा मेटल चुना है जो मेटल वॉयलेट से भी इजेक्शन दिखा देगा, ब्लू से भी इजेक्शन दिखा देगा और ग्रीन से भी इजेक्शन दिखा देगा. ठीक है, तो मैंने बल्ब को एक बार ही बोला कि भाई 100 वॉयलेट इजेक्ट कर. उसने 100 वॉयलेट इजेक्ट किए. यहां आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल गया, और वो डिफ्लेक्शन जो था, लेट अस से वो डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर का था, ऐसा बोल देता हूं. 1 एम्पियर का करंट रिकॉर्ड हो रहा था. मैंने दूसरा बल्ब चेंज किया, अब की बार 100 ब्लू पार्टिकल्स मारे गए. अब की बार डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, कितना आएगा? यस आर्यन, बिल्कुल सही पकड़ा है, सोलर पैनल्स ऐसे ही काम करते हैं. ठीक है, हाँ, जब आपने 100 ब्लू पार्टिकल्स मारे तब फिर से कितना आ गया, 1 एम्पियर का करंट. आपने 100 ग्रीन पार्टिकल्स मारे तब भी कितने का आया, 1 एम्पियर. दैट मीन्स जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, करंट में नो चेंज. क्योंकि करंट तो किससे बना होता है, करंट कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो मेरा करंट है, कितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स आएंगे वो करंट की बात कर रहा है. तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बदल रही है. ओके, इफ आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, आई एम मेकिंग more energetic electrons. I am decreasing the energy, I am generating slow electrons, but I am not changing the number of ejected electrons. Okay, आर्य, ऐसा किसने बोला कि all three colors will have same frequency? इन तीनों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और तीनों एलिजिबल है. तीनों एलिजिबल का मतलब नॉट सेम लाइट सोर्स, द लाइट सोर्स इज डिफरेंट ना. आई एम टेकिंग, मैंने लाइट सोर्स ऐसा लिया जो 100 पार्टिकल्स फेंकता है. वो 100 पार्टिकल्स जैसा कलर चाहूंगा वैसा फेंक देगा. यानी कि वॉयलेट मांगूंगा तो वॉयलेट 100 पार्टिकल्स फेंकेगा, ब्लू मांगूंगा तो ब्लू 100 पार्टिकल्स फेंकेगा, और ग्रीन मांगूंगा तो ग्रीन 100 पार्टिकल्स फेंकेगा. देयर आर एक तरह से 3 टाइप्स ऑफ बल्ब्स आते हैं, अ वॉयलेट बल्ब, अ ब्लू बल्ब एंड अ ग्रीन बल्ब. एंड ऑल दीज बल्ब्स आर हिटिंग आउट 100 पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम. ठीक है, और तीनों एलिजिबल कहने का मतलब ये है कि लेटर से मैंने बोला कि जो न्यू नॉट है वो 10 यूनिट्स की है, और वॉयलेट की एनर्जी 25 है, ब्लू की एनर्जी जो है वो 18 है, और ग्रीन की एनर्जी 15 है. तो देख लो, एलिजिबल तो तीनों ही लोग हैं, है ना, तीनों एलिजिबल है. बस एक हाई एनर्जी है, एक लो एनर्जी है, और एक और भी लो एनर्जी है. एलिजिबल तीनों है. तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा हूं. नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स उतने ही आते जाएंगे. ओके, नाउ इसी चीज को मैंने ऐसा किया कि मैंने बल्ब लिया अब की बार जो लाइट सोर्स था. अब की बार लाइट सोर्स मैंने बोल दिया कि ये सिर्फ वॉयलेट रेडिएशन को ही एमिट करेगा, सिर्फ वॉयलेट लाइट छोड़ेगा. हाँ, लाइट सोर्स में बदल कैसे रहा हूं, एक बार मैंने लिया 100 फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट करता है, एक बार 200 फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट करता है, एक बार 500 फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट करता है, और मैंने बोला वॉयलेट लाइट एलिजिबल भी है. अब की बार के मैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? दे विल बी नो चेंज, क्योंकि लाइट तो हर बार वॉयलेट ही गिर रही है ना उनके ऊपर. लेकिन नंबर ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वो इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे आप 100 से 200 पे और 200 से 500 पे जाओगे, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि वो जो करंट वाली डिवाइस है वो शायद तक यहाँ पर 1 एम्पियर नोट करेगी, यहाँ शायद तक 2 एम्पियर नोट करेगी और यहाँ शायद तक 5 एम्पियर नोट करेगी। ग्रेटर डिफ्लेक्शन बिकॉज करंट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूं। एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाने से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ये सारी बातें सिर्फ तब एक्सप्लेन हो पा रही हैं when we are considering photon to be a particle, when we are considering light to be a particle, then only all these observations are getting explained. पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी ऑब्जर्वेशंस A to Z, इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्शन, एनर्जी बढ़ाने से पार्टिकल काउंट का चेंज ना होना, फोटॉन्स की काउंटिंग बढ़ाने से पार्टिकल काउंट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही इंक्रीज हो जाना, ये सारी बातें शो कर रही हैं कि यू मस्ट कंसीडर लाइट एज अ पार्टिकल, then only you can explain the phenomenon that you are seeing in this experiment. That was the thing जो कि बोला गया कि light is made up of particles. Light is made up of particles. These particles are called photons, and every photon carries the energy of h nu. This was nothing but the corpuscular theory of Einstein, जिसने लाइट को एक नई डेफिनेशन दे दी कि लाइट में पार्टिकल नेचर है, और अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है तो आप पार्टिकल के अलावा और कोई थ्योरी से एक्सप्लेन कर नहीं पाओगे। दैट वाज द रीजन ही गॉट द नोबेल प्राइज, बिकॉज इसने वो चीज डिस्कवर कर दी जो अभी तक किसी ने सोची भी नहीं थी, है ना। इसने वो चीज प्रपोज कर दी। डेफिनेटली शुरुआती दौर किसी भी थ्योरी का इलॉजिकल या इररेशनल ही लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद पीपल एक्सेप्ट इट, एंड व्हेन दिस थिंग गेट्स प्रूवन तो पता चलता है कि वो क्या बोलना चाह रहा था। द पीपल हु हैव सीन दैट मूवी आइंस्टाइन एंड एडिंगटन, तो उन्होंने देखा होगा कि आइंस्टाइन की प्रपोज थ्योरी को प्रूव करने में कितने साल लग जाते हैं, एंड व्हेन ही गेट्स दैट इंफॉर्मेशन दैट द थिंग हैज बीन प्रूवन, तो ही हैज अ सर्टेन सेंस ऑफ, एक उसके अंदर एक कामनेस दिखाई है ना, एक बहुत शांत दिखाया है उसको। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेड फील ही नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे तो पता ही था ये सच है, तुम्हें समय लग गया इसको प्रूव करने में, मुझे तो पहले से ही पता था, है ना। तो ही नेवर गॉट एक्साइटेड, एंड दैट वाज द थिंग जो मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं, दैट वही कामनेस या वही इमोशनलेस चीज रखना, कि हमें पता है अगर कोई चीज, तो एक्साइटेड नहीं होना है जब वो चीज हमारे सामने आएगी कि ओके ठीक है ऐसा होना चाहिए था, इट्स लॉजिकल, इट शुड नॉट बी लाइक कि वी शुड बी अमेज्ड बाय दिस। ठीक है, तो फंडा था कि उसने बोला कि इसमें पार्टिकल नेचर है, दिस इज द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ही proposed that thing in 1905. It took 20-25 years to experimentally prove whatever his propositions were. Okay, that's the thing जो कि theoretical physicist के पास में होती है। They propose something, it gets proven after multiple years. ठीक है, और यहाँ केमिस्ट्री जो होती है वो फिजिक्स से पीछे रह जाती है। फिजिक्स में लोग पहले प्रपोज कर देते हैं, देन दे कीप ऑन प्रूविंग दैट थिंग। हालांकि फिजिक्स में एक चीज खराब होती है, दे ऑलवेज गो फॉर टू मेनी ऑफ अजम्पशंस, आइडियल मानना, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। एंड केमिस्ट्री का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। केमिस्ट्री में फर्स्ट वी सी अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड देन वी प्रपोज अ मैकेनिज्म की रिएक्शन ऐसे हुआ होगा, और जो हम फिर प्रपोज करते हैं वो पूरे प्रूफ के साथ होता है, उसमें अजम्पशंस नहीं होते। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो कि आइंस्टाइन ने अपने पार्टिकल नेचर के बारे में बोली कि लाइट के अंदर एक पार्टिकल नेचर है। एंड नाउ लेट्स कम ऑन टू कि व्हाट इफ लाइट वर ओनली अ वेव। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं। ठीक है, मैंने हाइपोथेटिकली आपको बोला कि लाइट को सिर्फ वेव मान लो,
मैंने बोल दिया कि आइंस्टाइन वगैरह सब पैदा ही नहीं हुए, कोई कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ही नहीं, और कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की चीज देखी ही नहीं गई है अभी तक। तो आपको बस ये बताना है कि अगर लाइट सिर्फ वेव है, देन व्हाट विल हैपन इफ द लाइट इज मेड टू बी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। क्या होगा अगर मैं लाइट को सिर्फ वेव मान लूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशंस कैसी होनी चाहिए? रिफ्लेक्ट वाली चीज नहीं, एब्जॉर्ब तो हो ही रही होगी लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो तब हो रहा था जब वो पार्टिकल नेचर में था। और सोचो, चलो मोस्टली का आंसर आ रहा है नथिंग, नथिंग, नो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वगैरह वगैरह। ठीक है, 2 मिनट और दोबारा एनालॉजी में चलते हैं, है ना। क्या करते हैं, वही मैंगो ट्री वापस पहुंच जाते हैं, आज आम खा के ही मानेंगे हम। वापस से वहीं पहुंचे। अब की बार मैंने आपको, अब की बार पत्थर नहीं दिए, है ना, अब की बार पत्थर नहीं दिया आपको मैंने मैंने आपको बड़ी बड़ी स्टिक दे दी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैंने आपको लकड़ी के मतलब अलग अलग मटेरियल के बनी हुई स्टिक्स दे दी। एक वुडन स्टिक है एंड दिस इज 5 मीटर लॉन्ग। पेड़ की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है, आप 5 मीटर से आराम से तोड़ पाओगे। एक वुडन स्टिक है, एक आयरन स्टिक है, एक प्लास्टिक का पाइप है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी पाइप से, आप आराम से उठा सकते हो, तीनों में से कोई भी पाइप उठा लो। ठीक है, और उन सब स्टिक्स के आगे ना एक ऐसे करके एक शेप बना हुआ है, जो कि जनरली जो लोग कभी उसमें गए हैं मैंग्रोव वगैरह के अंदर, तो दे हैव सीन दैट कि वो एक छोटा सा आगे इसकी वो तार बांध रखी होती है, जिसको फंसाते हैं उस फ्रूट के अंदर, और जब जोर लगाते हैं तो फ्रूट गिर के नीचे गिर जाता है। ओके, तो अब की बार मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा। यस आख्यान, जस्ट वेट फॉर इट, है ना, कुछ नया होने वाला है। तो ये मैंने ये रखा, और मैंने आपसे बोला कि ठीक है भाई, ऐसे करके इस मैंगो के ऊपर आप अपने स्टिक से जोर लगाना शुरू करो। अब बताओ कि वुडन, आयरन या प्लास्टिक, कौन से वाले स्टिक से आप ज्यादा आराम से तोड़ पाओगे? वुडन, आयरन और प्लास्टिक, तीनों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, टूटेगा कोई नहीं। तीनों बहुत पक्के हैं, मतलब लकड़ी वाला है तो वो भी बहुत पक्का है, वो भी नहीं टूटेगा। प्लास्टिक वाला भी टूटेगा नहीं, आयरन भी अच्छी क्वालिटी का है, टूटेगा कोई नहीं। इसका मतलब सबसे टूट जाएगा, है ना, मतलब सबसे आम को आप गिरा ही सकते हो। क्योंकि अब की बार क्या कर रहे हो, आप इस पे स्टिक पर फोर्स लगाना शुरू करते हो, वो फोर्स इसमें एड ऑन होता जा रहा है, एड ऑन होता जा रहा है, एड ऑन होता जा रहा है। आपने शुरुआत में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, वो न्यूटन इतने में लग गया। फिर आपने और फोर्स ऐड किया, तो वो फोर्स इसमें ऐड होता गया, ऐड होता गया, ऐड होता गया, एंड एक टाइम के ऊपर आकर ये गिर गया। दैट मीन्स अब की बार ये नहीं बोलेगा कि मैं ऑल या नन, मतलब कि ये क्या कर रहा है, अब सारी की सारी चीजों को स्टोर करता जा रहा है। धक्का लगाते जाओ मेरे ऊपर कि ठीक है अभी मैं और दो, और एनर्जी दो, और एनर्जी दो। ओके, अब मेरी एनर्जी अचीव हो गया, अब मैं गिर जाता हूं। दैट मीन्स अब की बार एनर्जी बिल्डअप होती जा रही है, बिकॉज दिस वॉज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप एक स्टिक के फॉर्म में दे रहे थे, तो आप पैकेट सप्लाई नहीं कर रहे थे, आप कंटिन्यूअस एनर्जी दे रहे थे। दिस इज अ कंटिन्यूअस एनर्जी। अब आप पैकेट नहीं दे रहे थे, आप तो उसके अंदर एनर्जी को डालते जा रहे थे, धक्का लगाते जा रहे थे, और वो धक्का जो था वो वुड के थ्रू उसके अंदर पहुंचता जा रहा है विदाउट एनी पैकेट सिस्टम। आप उसके अंदर ये कह सकते थे कि ये धक्का लगा रखा है इस टाइम तक, लेट अस से उसको टूटने के लिए 20 था, आप हो गए अभी तक 7 अचीव हो चुका है, आम टेढ़ा हो चुका है लेकिन गिर नहीं रहा है। 10 कर दिया, आम और टेढ़ा हो चुका है लेकिन गिर नहीं रहा है। करते करते जब मैं 20 पे पहुंच गया, ओके अब आम गिर जाएगा। दैट मीन्स यहां पर 10 यूनिट का फोर्स भी जब लग रहा था, तब 10 यूनिट की एनर्जी का भी आपको दिखाई दे रहा था। ओके 10 यूनिट पहुंच चुका है, तो आम जो है परेशान तो हो चुका है। 15 यूनिट हो चुका है, अब वो बस टूटने वाला है, थोड़ी देर और वेट करो। फिर उसको 20 तक पहुंचाया, ये लो अब टूट गया, क्योंकि उसके अंदर चीजें एड ऑन होती जा रही थी। पत्थर के केस में या तो पत्थर ने गिराया या नहीं गिराया, इट कैन नॉट बी कि बीच में कुछ हो गया। पत्थर या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। लेकिन जो ये स्टिक थी, ये धीरे धीरे एड ऑन करती जा रही है, बिकॉज स्टिक का मतलब हो गया मैं कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहा हूं। दिस वॉज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस वॉज कंटिन्यूअस। पत्थर जो था वो डिस्क्रीट पार्टिकल था।
अब इसी चीज को वेव से सोचो, ये आपकी मेटल की शीट थी, इसमें खूब सारे एटम्स बैठे हुए हैं, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी तक हमने टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं। जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने एटम्स के साथ बंधे हुए हैं। उनके बंधे होने की जो एनर्जी है उसका नाम हमने वर्क फंक्शन लिखा है कि कम से कम इतनी एनर्जी दोगे तब तो हम अपनी जगह से टूट कर आएंगे, वरना हम बैठे अपने आराम से। ठीक है, आपने रेडिएशन को गिराया एंड नाउ वी आर कंसीडरिंग द रेडिएशन ओनली एज वेव। अब की बार हम उन्हें पार्टिकल नहीं मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं सिर्फ वेव्स गिर रही हैं। वेव्स मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी। तो कमाल की बात क्या है, लेट अस से इस सरफेस पर 100 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। अगर मैं फोटोन एज पार्टिकल सोचता, अगर मैं लाइट एज पार्टिकल सोचता, तो मैं कहता कि 100 फोटॉन्स मारो जो कि एलिजिबल एनर्जी के हो, वैसे 100 पार्टिकल्स मारो, और वो 100 पार्टिकल्स 100 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाएंगे, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। दैट दिस इज समथिंग विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम अभी तक पढ़कर आए हैं। नाउ आई एम इन अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड जहां पर मैं फोटॉन्स नहीं, मैं वेव मार रहा हूं। तो मैं कहूंगा वेव में लेट अस से इनको, इन 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए टोटल ई एनर्जी ईच रिक्वायर्ड, हर एक को ई एनर्जी चाहिए। ठीक है, पहले तो मैंने बोला था कि अगर आप फोटॉन्स ला रहे हो तो हर फोटॉन के पास में ई से बड़ी एनर्जी लेकर आना, तो हर फोटॉन इलेक्ट्रॉन को लात मार के निकालता रहेगा। ओके, अब की बार मैंने बोला कि ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन को ई एनर्जी तो चाहिए, तो 100 लोगों को कितनी चाहिए, 100 ई की एनर्जी चाहिए। लेकिन अब की बार जो 100 ई एनर्जी है वो उन्हें एक झटके में नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं बस आने दो जब तक आ रही है। दैट मीन्स अब मैं वन वेव नहीं, आख्यान देयर इज नथिंग कॉल्ड वन वेव। वेव मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो वेव आ रही है, वेव जो थी लेट अस से वो 100 यूनिट की थी, या वेव जो थी वो ई यूनिट्स की थी, मान लेते हैं। अगर वो वेव ना होके पार्टिकल होते, अगर वो वेव ना होके पार्टिकल होता, तो ई यूनिट का पार्टिकल टकराता और अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाता। लेकिन अगर ये ई एनर्जी वेव के रूप में आई है, तो वो ई एनर्जी इन सब में बट गई। यानी कि जैसे ही ई एनर्जी आई, हर इलेक्ट्रॉन को E/100 मिल गया। फिर इसी वेव का दूसरी लहर पहुंची, दूसरी लहर में फिर से E/100 सबको बांट दिया। फिर तीसरी लहर पहुंची, उसने फिर से E/100 बांट दिया। करते 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 सबको एनर्जी बांटता गया, बांटता गया, बांटता गया। एक टाइम ऐसा आया कि सभी लोगों का जो बर्तन था वो भर गया, सबके पास ई एनर्जी आ गई है। अब एक साथ 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। दैट मीन्स कई दिन, कई टाइम तक, काफी टाइम तक तो सबके सब बैठ के अपना अपना जो ग्लास था उसको फिलअप करते रहे। E/100 देते जाओ हमें, हम स्टोर कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली देते जाओ, हम अपना ग्लास भर रहे हैं। और जब एकदम से सबका ग्लास भर गया है, अब हम सब जने एक साथ चल पड़े। दैट मीन्स अगर लाइट सिर्फ एक वेव होती तो आपके पास इमीडिएट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता था। अगर लाइट एज अ वेव होती तो लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में एक सिग्निफिकेंट लैग होता, क्योंकि वहां पर लाइट गिरती, कई देर तक पूरा का पूरा सरफेस खूब देर तक लाइट को पीता रहता, पीता रहता, पीता रहता, और उसके बाद में कहता हाँ अब मेरा पेट भर गया, अब ये लो 100 इलेक्ट्रॉन्स ले लो मुझसे। दैट मीन्स वहां पर इमीडिएट इजेक्शन नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मुझे कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करनी ही है, तो फिर वो एनर्जी चाहे कम एनर्जी हो चाहे ज्यादा एनर्जी हो, मुझे फर्क क्या पड़ता है। यानी कि अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आएंगी तो भी मैं अपना ग्लास भर ही लूंगा कुछ देर में, बड़ी ड्रॉपलेट्स आएंगी तो भी भर लूंगा, और बड़ी ड्रॉपलेट्स आएंगी तो भी मेरा ग्लास भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, चाहे लो एनर्जी रेडिएशन लगा दो, चाहे हाई एनर्जी लगा दो,
चाहे वेरी हाई एनर्जी लगा दो, हर एक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट होने ही चाहिए। हाँ, हाई एनर्जी होगा तो थोड़ा जल्दी इजेक्ट हो जाएंगे, लो एनर्जी होगा तो थोड़ा देर से इजेक्ट होंगे, और भी लो एनर्जी होगा तो और देर से इजेक्ट होंगे। इसका मतलब अगर लाइट सिर्फ एक वेव होती तो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला लॉजिक ऑब्जर्व होता? कभी कभी होता ही नहीं ना। फिर तो ये होता कोई भी लाइट डाल दो, अच्छा कमजोर लाइट है ज्यादा देर तक डाल देना, और स्ट्रॉन्ग लाइट है तो कम देर डालनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उसने बोला है कि मुझे एक मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड वाला लॉजिक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट समझा सकता है, आपको वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं समझा पाएगा। ओके, यानी कि अगर वेव नेचर ऑफ लाइट इकलौता करेक्टर होता तो हमारे सोलर पैनल्स कैसे काम करते कि हम सोलर पैनल को 6 महीने तक धूप में रखते और तब जाके एक साथ कुछ करंट प्रोड्यूस होता। लेकिन सोलर पैनल ऐसे काम नहीं कर रहे हैं ना। सोलर पैनल काम कर रहे हैं, इधर लाइट गिरी इधर उसने काम किया। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अभी 3 महीने तक छत पे धूप, पहले अच्छे से धूप ले ले और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे। इट्स नॉट लाइक, ओके। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर वैलिड है ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली यूजिंग द कॉर्पस्कुलर थ्योरी या फिर पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके आख्यान, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल नहीं है जो वेव वाला ही, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी कि अगर लाइट सिर्फ वेव होती, अगर सिर्फ वेव होती तो शायद तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा दिखाई देना चाहिए था। लेकिन इनमें से कोई भी फीचर हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता ही नहीं है। मतलब कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई लैग नहीं लेता है, मतलब कि वो बता रहा है कि वेव नेचर नहीं है। हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ही काम कर पाती हैं, उससे कम वाली काम नहीं कर पाती हैं। फिर से प्रूव कर रहा है कि इट मस्ट बी वाई पार्टिकल नेचर नॉट द वेव नेचर ऑफ लाइट। प्लस हमने देखा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है, जबकि वेव के हिसाब से तो एक साथ खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक फोटोन से एक वाली बात नहीं हो रही है। इसका मतलब तीनों फीचर जो हम एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक में ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो तीनों के तीनों यही इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइट का वेव नेचर वैलिड नहीं है टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ पार्टिकल नेचर। ओके श्रेयांश, जो तुम सोच रहे हो E/100 इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, ये तो मैंने E/100 का ऐसी एग्जांपल ली है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस, सोच के देखो सरफेस के ऊपर 10⁻23 के ऑर्डर के एटम्स लगे होंगे, है ना। 1 मोल लगा हुआ है सरफेस पे, 2 मोल लगे हुए हैं, उतने पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होना। गेटिंग माय पॉइंट? तो कितना छोटा सा हिस्सा उनके एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आने वाला है। ओके यस आख्यान, डिफ्रैक्शन वाज वेव नेचर। वेव नेचर को प्रूव करने के तो 50 तरीके थे, है ना। वेव नेचर तो पता ही था सबको, मतलब वेव नेचर के लिए तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे। लेकिन पार्टिकल नेचर बिल्कुल नया था। रिफ्लेक्शन इज बोथ बाय पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। रिफ्लेक्शन दोनों से प्रूव होता है। एंड इंटरफेरेंस इट इज फॉर वेव। इंटरफेरेंस पार्टिकल्स का करेक्टर नहीं है, डिफ्रैक्शन पार्टिकल्स का करेक्टर नहीं है। रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर, बिकॉज वो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो आप फिजिक्स में एक बॉल को भी हिट करोगे तो वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, है ना। तो ज्योमेट्री तो वो भी फॉलो करेगा। तो रिफ्लेक्शन आप दोनों से बता सकते हो। ओके यस सरोनी, वी कैन से दैट फोटो इलेक्ट्रिक, वी वोंट से टेक्निकली, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पार्टिकल नेचर प्रूव कर दिया। मैंने पार्टिकल नेचर को प्रपोज कर दिया यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। और डुअलिटी के लिए बाद में अलग से हुआ। ठीक है, हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये बता दिया कि लाइट में पार्टिकल नेचर है। इससे पुराने एक्सपेरिमेंट्स में ये पता था कि उनमें वेव नेचर है। अभी तक डुअलिटी एक साथ की बात नहीं की है मैंने, है ना। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लिया जिसने डुअलिटी समझा दी। ओके चलो, तो यहां तक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हुआ। अब यहां से जो इक्वेशन थी हमारी, अब उस इक्वेशन को टेक्निकली स्टडी कर लेते हैं। एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स हुआ। अब मैं इस पर आता हूं कि मैं बार बार के ई मैक्स क्यों लिख रहा हूं। फंडा ये है कि
बहुत सारे कोलिजन्स या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो शायद तक पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर पाए, मतलब कि देयर विल बी सर्टेन वेस्टेज। अगर मैं आइडियल सिनेरियो सोचता हूं तो आइडियल सिनेरियो में तो ये है कि फोटोन गया और फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, है ना, ये तो है आइडियल सिनेरियो। लेकिन होता क्या है कि फोटोन जब जाता है तो कुछ फोटॉन्स को पेनिट्रेशन में, यानी कि वो जो मेटल के सरफेस को पेनिट्रेट करते हैं, उस चक्कर में वो अपनी कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका जिस इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हो वो कोलिजन पूरी तरह से इफेक्टिव ना हो और वो एनर्जी का 80% हिस्सा इलेक्ट्रॉन को दे और बाकी हिस्सा जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेशन में चला जाए। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने 100 यूनिट की एनर्जी दी है और 20 यूनिट्स इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में चाहिए थे, तो आइडियली 80 उस इलेक्ट्रॉन को मिलने चाहिए थे, बट कभी कभार ऐसा होगा 60 इलेक्ट्रॉन को मिले और 20 जो था वो हीट वगैरह की फॉर्म में या रिफ्लेक्शन की फॉर्म में वेस्ट हो गया, या शायद तक 70 इलेक्ट्रॉन को मिला और 10 यूनिट जो था वो वेस्टेज में चला गया। तो इसलिए हम कहते हैं यस आख्यान, अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पर बात करेंगे तो हम इस लॉस की बात करते हैं। हम लोग वहां प्रॉपर टेम्परेचर नोट करते हैं कि कैसे कैसे जो आपका इंसिडेंट, जो आपका टारगेट मेटल था, उसका टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, और डेफिनेटली वो राइज होता भी है ना। तो आइडियली ऐसा होगा कि बहुत थोड़े से ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिन्हें फोटोन का पूरा एनर्जी मिल जाएगा। यशराज, इससे वैक्यूम का कोई लेना देना नहीं है। हमारा फंडा ये था कि जो मेटल का सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को जाकर मैंने हिट किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो था उसने बोला कि ठीक है मैं कुछ एनर्जी ले लेता हूं लेकिन मैं सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। इट्स मोर लाइक द टर्म एफिशिएंसी, है ना। हम 100% एफिशिएंसी वाली मशीन्स बना नहीं पाते। हाँ, जितनी अच्छी एफिशिएंसी होगी उतना अच्छा इफेक्ट हम देख लेंगे, लेकिन एफिशिएंसी के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। इस पर्टिकुलर थ्योरी में हम लोग एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे होते, ये हम आइडियल लेकर चलते हैं कि सारी की सारी एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, वरना एक्चुअल में इसको इक्वेशन को होना चाहिए एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो भी बनी है प्लस जो एनर्जी आपकी वेस्टेज हुई है ना। क्योंकि कुल मिला के कर तो मैं सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहा हूं ना। उसने जो एनर्जी डाली तो उसने 100 यूनिट की एनर्जी डाली, 20 से इलेक्ट्रॉन टूटा, 60 उसने अपने साथ ले ली और 20 यूनिट्स का वेस्टेज मान लिया हमने। ठीक है, तो अगर मैं आइडियली मान लूं तो हर इलेक्ट्रॉन के पास के मैक्स है, लेकिन प्रैक्टिकली सबके पास के मैक्स नहीं होती है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स के पास के मैक्स होता है। ओके आख्यान, अभी समझ में आ रहा है ये? ओके, तो इस इक्वेशन के अंदर मैंने के मैक्स क्यों लिखा उसका लॉजिक समझ में आ रहा है। अच्छा, एच न्यू नॉट को मैंने वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बोला, ठीक है। इसको कुछ लोग इस फाई सिंबल से भी डिनोट करते हैं, they also keep it as phi. तो h nu naught और phi, this will be called as work function of metal. ऑब्वियस ही बात है कि जो आपके एल्कली मेटल्स होंगे, रिमेंबर एल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, उनका वर्क फंक्शन छोटा होगा या बड़ा होगा? बहुत छोटा होगा। दे विल हैव लोअर वैल्यू, दे हैव लोअर फाई, ठीक है। इसको फाई लिखते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग डब्ल्यू नॉट भी लिखेंगे, जो मर्जी लिखो आपके लिए सब सेम है। इनके लिए लोअर वैल्यू होगी फाई की। और जो दूसरे मेटल्स होंगे, लेट अस से कॉपर, आयरन, ये सब जो मेटल्स होंगे इनके लिए थोड़ा सा हायर वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि ये लोग जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ते। कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये लोग जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ते। और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। तो इनफैक्ट जब हम चीजों को, नो इट डजंट डिपेंड ऑन वैलेंसी आख्यान, it depends on how strongly the electrons are bound. Just wait for the periodic properties. Platinum is almost impossible to show that photoelectric effect, है ना। ऐसा होगा ही नहीं कि प्लेटिनम दिखा सके। इनफैक्ट हम लोग जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाते हैं तो हम जानबूझ के रुबीडियम या सीजियम की प्लेट्स पर काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप सोलर पैनल या नॉट दैट सोलर पैनल, अगर मैं कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना चाहता हूँ
तो मैं ऐसा मेटल तो नहीं लेना चाहूंगा ना जो मुझसे बहुत ज्यादा रेडिएशन की डिमांड करे। मैं ऐसा ही आदमी चाहूंगा जो कम से कम रेडिएशन की डिमांड करे। फ्रॉम रुचिका यू हैव रिटन फ्रांशियम। फ्रांशियम डजंट कम अंडर द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इट विल बी अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हम उसको एल्कली मेटल्स की लिस्ट में रखते जरूर है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज एज अ मेटल स्टडी नहीं होती, एज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीजियम तक केमिस्ट्री को रोक देते हैं। फ्रांशियम इज नॉट द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो फंडा रहता है कि हमारे पास वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जो है एल्कली मेटल्स का या हद से ज्यादा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का अच्छा रहेगा, और उसके अलावा बाकी मेटल्स हम इसमें यूज नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज दूसरी चीज मैंने बोला कि जो न्यू नॉट है, न्यू नॉट को नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। वी कॉल इट एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू नॉट बोलते हैं। इसी को मैं C अपॉन लेमडा नॉट भी लिख सकता हूं। ठीक है, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू C बाय लेमडा। तो यानी कि मैं एक इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स था, मैं इसी को एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस के ई मैक्स लिख सकता हूँ, ताकि हो सकता है कल को आपसे फ्रीक्वेंसी ना देकर वेवलेंथ देकर पूछ लें क्या ये वेवलेंथ एलिजिबल है क्या। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो ध्यान से देख लो। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हो गया न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, या फिर लेमडा शुड बी लेस देन लेमडा नॉट। बात तो एक ही लिखी है ना मैंने, क्योंकि न्यू और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो या तो न्यू को न्यू नॉट से बड़ा प्रूव कर दो, या लेमडा को लेमडा नॉट से छोटा प्रूव कर दो, तभी आप कह सकते हो कि ये लाइट एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक ग्राफ बनाने को बोलता हूं, अ ग्राफ बिटवीन लेट अस से दिस इज अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, लेट अस से के ई मैक्स ही है ये, के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो क्या ये वाला ग्राफ सही है या गलत है? जस्ट यस और नो में आंसर चाहिए। के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, कुछ का आंसर यस है, कुछ का नो है, डिफरेंट आंसर्स है। ठीक है, सोहम सावंत बता सकते हो क्यों गलत है? 45 डिग्री की टेंशन मत लो, इट कैन बी एनी एंगल, एंगल की हेलो। टेंशन। यस सोहम बोलो। हाँ सर, जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचेगा Exactly. तब तक कोई काइनेटिक zero एनर्जी है ही नहीं। द ग्राफ शुड हैव बीन लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन जब तक न्यू नॉट क्रॉस नहीं होगा तब तक आप काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं कर सकते हो ना। तब तक तो जीरो पे ही मेंटेन रहेगा। दैट मीन जब तक न्यू नॉट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप स्ट्रेट लाइन नहीं देख सकते हो। अ वेरी कॉमन मिस्टेक, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिख कर देते हैं आपको। इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, के ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आदमी सोचता है ठीक है यार, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन है, तो बस इसको चला देते हैं। वो इस न्यू नॉट पे ध्यान देना भूल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान नहीं देता है कि यहाँ पर आपको स्लोप तो ठीक है उसका, स्ट्रेट लाइन वाला समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका एक मिनिमम बैरियर जब तक नहीं टच होगा तब तक क्रॉस नहीं करना। अच्छा, उसी के अंदर अगर वो एक देता है, दिस इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब क्या करोगे? व्हाट शुड बी द ग्राफ? शुड इट बी लाइक दिस or should it be like this? ये न्यू नॉट पॉइंट है। yes, that will be parallel to x axis। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काउंटिंग बढ़ता नहीं है, वो सिर्फ वेट करता है। ठीक है भाई, जब तक न्यू नॉट नहीं पहुंचा तब तक 0 इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही न्यू नॉट पहुंच गया
तो एकदम से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, और अब चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो मैं तो कांस्टेंट हूं जी, ये उसका ग्राफ होगा। ओके, दैट मीन जब तक आपने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया तब तक तो 0 इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही आपने क्रॉस कर लिया तो उस वक्त अचानक से एक इलेक्ट्रॉन्स का सेट फिक्स हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन्स का सेट अब चाहे जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, अब वो इसके अंदर चेंज नहीं होगा। यहां पर मैं इसको आई नॉट लिख देता हूं, मतलब आई नॉट भी नहीं, आई लिख देता हूं कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी इंटेंसिटी, I1 इंटेंसिटी है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर I2 इंटेंसिटी है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ज्यादा इंटेंस लाइट है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कम इंटेंसिटी वाली है तो कम इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स का काउंट चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब अगर मैं इसके अंदर करता हूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी गिवन दैट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, kinetic energy versus intensity given that nu is greater than u naught, what should be the graph? बता सकते हो? यस, के मैक्स। जब भी मैं के लिख रहा हूं तो वो के मैक्स ही है यशवर्धन, मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा। यस, इट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो भी ठीक है, मैं तो न्यू को तो कांस्टेंट रख रहा हूं ना, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, तो इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा तो ठीक है। और अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट होता तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा 0 पड़ी रहती, कभी कोई फर्क ही नहीं आता उसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? ओके, चलो, तो यहां तक पे हम अभी की क्लास को छोड़ेंगे। कल की क्लास में एक पॉइंट पढ़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो मैं आज नहीं करवाऊंगा, उसमें और थोड़ा सा इनपुट लगाना है, वो इनपुट अगर अभी लगाएंगे तो क्लास काफी लंबी खिंच जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से कल शुरू करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल शायद तक आपको जो